से हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ये जो भी विवाद है सिर्फ इतना सा है कि वो उन्हें जुआ और शराब और सट्टे की लत है। वो करीब 2 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ रुपए इन चीज़ों में गवा चुके 2-3 साल के अंदर। उसी चीज़ से उन्हें रोका जा रहा, तो वो बौखला के उल्टे सीधे आरोप लगा रहे और पिताजी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे, हमारे ऊपर कीचड़ उछाल। में बैठ के बात हुई थी, इन्हीं को पहले ऑफर किया गया था कि आप गार्डन ये आप ले लो यहाँ। इनने खुद स्वयं मना किया था। इनसे ये भी कहा था उन लोगों ने कि पार्टनर बने रहो। इनने उसके लिए भी साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम पार्टनर भी नहीं रहे हैं, हमें तो अलग प्रॉपर्टी चाहिए। तब जाके वो गार्डन वो संपत्ति हमें मिली। तब जाके हमने वहाँ में अपने हिस्सा की ज़मीन बेच के वहाँ में पैसा लगाया। तो आप आरोप लगावो एक छोटी सी चीज़ है, आप किसी पे भी लगा सकते, लेकिन आरोप सिद्ध करना एक महत्व रखत। जो आरोप आप लगा रहे हो उसको सिद्ध भी तो करो। ऐसा प्रयास तो वो खुद कर रहे हैं स्वयं। हाँ, आज से 4-5 महीने पहले उनने हमें भी इस चीज़ में लिप्त करने के लिए खबर भेजी थी कि हमारा साथ दो, इसकी जगह हम अपना नाम चढ़वाएं ले रहे, हम इसमें काबिज हो जाएं। हम भी कृष्ण कुमार यादव हैं, वो भी कृष्णा यादव है, हमारी में आ जाए आधी प्रॉपर्टी कर लें। लेकिन माता जी का सिर्फ इतना सा है, थोड़ा सा वो एक गलती कर दी थी उनने। 2020 में लगभग 30-40 लाख रुपए का जेवर लेके भग आई थी वो छोटे बेटे के साथ। तब से वो फिर उसी चक्कर में वो उन्हीं के संग में ही रहती हैं, उन्हीं के फेवर में रहती हैं। उस जेवर में हमारा भी हिस्सा था आधा, तो वो उनने पूरा उन्हीं को दे दिया था छोटे वाले को, इसलिए वो उन्हीं के पक्ष में रहते हैं। बराबर ही पैसे दिए जाते हैं, अकाउंट में पैसे आए हैं, उनके अकाउंट में स्टेटमेंट मंगा लिया जाए, वो उससे क्लियर हो जाएगा कि उन्हें मिला कि नहीं मिला। वो एक अलग बात है कि वो क्लियर नहीं करना चाहते क्योंकि वो सट्टे में हार गए पैसा। काफ़ी चीज़ें वो कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे हमें और कुछ करने नहीं दे रहे हमें। तो इनके किसी ने हाथ नहीं पकड़े कि आप कुछ करो मत, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। सीधी बात यह है कि प्रॉपर्टी बेच के ही खाना चाहते हैं और प्रॉपर्टी बेच के ही सट्टा खेलना चाहते हैं। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी के अथाईपुरा में रहने वाले रामनाथ के 2 बालक, एक राम प्रकाश, एक राम जी। रामनाथ को अपने 2 ही बालकन पे भरोसा होए चाहे ना होए, जो भी वजह रही होए, अपने जिंदा रही में उनने अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत 2008 में अपने नातियन के नाव लिख के चले गए। इसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो गई। प्रॉपर्टी उनके 5 ही नातियन के पास आ गई। एक राम प्रकाश जिनके 3 बालक थे, एक राम जी जिनके 2 बालक थे। राम प्रकाश के 3 बालकन में से एक की डेथ हो गई और राम जी के 2 बालक अभी भी हैं, यानी कि 4 हिस्सा, 4 लोग। तो रामनाथ की जो ज़मीन है वह 2 ही उनके बेटे के जो लड़का थे, यानी कि रामनाथ के नाती थे, 1/2 के हिसाब से बट गई। लेकिन विवाद उत्पन्न भाव, एक तरफ से एक नाती को अब दावा है कि ई पूरे मामले में जो उनके बड़े भाई हैं वे उनमें कछु ना कछु गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे। कल पूरी विस्तार से आप लोगों ने कृष्ण कुमार को पक्ष सुनो, तो जो राम प्रकाश के लड़का और रामनाथ के नाती हैं। अब ये पूरे मामले में हमारे संगे कृष्ण कुमार के बड़े भाई यानी कि अमित यादव सामने आए हैं। अमित यादव को उन आरोपन को लेकर का कछु क्या वो है, का सच्चाई है, का अमित अपने छोटे भैया कृष्ण कुमार की ज़मीन हड़प चाह रहे हैं, का अमित ने एक पूरा सिस्टम बना के उन पे उन्हें ख़त्म करके व ज़मीन को और के नाम दर्ज करावे को योजना बना रहे हैं, षड्यंत्र बना रहे हैं। इनके पिताजी के ऊपर भी तमाम आरोप कृष्ण कुमार ने लगाए थे, अपने ही पिताजी के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे। ई को लेके अमित हमारे संगे हैं। अमित से जाने, अमित का पूरा मामला है, लंबी चौड़ी कहानी है। आपके दादाजी ने अपने जिंदा रहे एक वसीयत लिखी। आपके पिताजी के 3 लड़का हते, आपके पिताजी के 3 ही लड़कन को नाम हतो, आपके चाचा के जो 2 लड़का हते उनके हते, यानी कि एक हिस्सा आपके चाचा के लड़कन को, एक आपके पिताजी के लड़कन को। आपके एक भाई खत्म हो गए, आप बच्चे 2 भाई, आप और कृष्ण कुमार। कल हमारे पास कृष्ण कुमार आए, बहुत लंबे चौड़े कई गंभीर आरोप लगाए, जिनमें से पहला आरोप जो ये हतो कि वे ज़मीन में से हिस्सा हमें नहीं दे रहे, जबकि वे आधे के हिस्सेदार हैं। आशुतोष भैया, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। आरोप तो हम काऊ पे भी कछु भी लगा सकत, लेकिन बात है तब जब हम उसको सिद्ध कर पाएँ। आरोप सिद्ध होना जरूरी है, लगना जरूरी नहीं है। उनने आरोप लगाए हैं, वो उनको काम है। हमारी वैसे हमारे हिसाब से हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ये जो भी विवाद है सिर्फ इतना सा है कि वो उन्हें जुआ और शराब और सट्टे की लत है। वो करीब 2 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ रुपए इन चीज़ों में गवा चुके 2-3 साल के अंदर। उसी चीज़ से उन्हें रोका जा रहा, तो वो बौखला के उल्टे सीधे आरोप लगा रहे और पिताजी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे, हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे। उसके अलावा और कोई बात ऐसी है नहीं। कानूनी तौर पे दादाजी उन्हें हिस्सा दे गए तो उनको हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, उन्हें मिलो है हिस्सा। अगर हिस्सा नहीं मिलता उन्हें आशुतोष भैया, तो वे एग्रीमेंट कहाँ से करते? जो आज 4 महीना पहले उन्हें एक एग्रीमेंट करो है, जो एग्रीमेंट कहाँ से करते अगर उन्हें हिस्सा नहीं मिलो हो तो?
हिस्सा तो उन्हें मिलो है, लेकिन बस बात इतनी सी है कि वो गलत उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं पैसे का। उस दुरुपयोग को रोकने के लिए हमारे पिताजी ने उन पे सिविल का एक मुकदमा कर रखा है, उसमें स्टे ले रखा है। बस इतनी सी बात है। उनका आज भी यही कहना है पिताजी का कि अपने बच्चों के नाम तुम भी जमीन कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम स्टे हटवा लें। आपके जो दादाजी हैं वे हमने नोट भी करो, 2008 में वसीयत करी, 2013 में गुजर गए और 2016 में आपने चाचा के जो बच्चा थे आपके चचेरे भैया उन्हें हिस्सा बंटवा दो। तो 2016 के बाद उनको हिस्सा उनके पास, आपके दो भैया को हिस्सा आप लोगों के पास। ई के बाद 2019 से रजिस्ट्री करवो शुरू भई, तो वे कैसे शुरू भई? रजिस्ट्री कर वो ऐसा है कि इन्हें जुआ की शुरू से ही आदत है, सट्टा की। इनने पहले बीच में सट्टा अट्टा खेलो, बामे इन पे कर्जा अर्जा भरो, पा चक्कर में ज़मीन बिकी, ज़मीन बिकेगा इनको कर्जा अर्जा भरोगो, इन्हें व्यापार के लाने मतलब वो करोगे। हम अपनी वकालत करते तो हम अपने काम बिजी रहते। इन्हें काफ़ी प्रयास करो पिताजी ने आगे बढ़ावे को, इनकी सट्टा की लत छुड़वावे को, लेकिन वो इनकी नहीं छूट पाई और ये आज तक उसी लत के शिकार हैं। और इनकी प्रॉपर्टी इनकी है। अगर प्रॉपर्टी नहीं होती, हम फिर वही बात बार बार कहें आपसे भैया कि अगर उनकी प्रॉपर्टी इन्हें हमने नहीं दी होती या प्रॉपर्टी नहीं होती तो जो एग्रीमेंट जो इन्हें करो है 15 सितंबर 2025 को, जो एग्रीमेंट कहाँ से करते, जो 55 लाख रुपए ये ले रखे हैं वो कहाँ से लेते। इसके अलावा इनने अपने जहाँ मकान बना रखा है वो भी इनने जो प्रॉपर्टी वसीयत से मिली है उसी में इनने मकान बना रखा, उस मकान पर 25 लाख रुपये का लोन भी ले रखा, और जो ज़मीन है उस पर भी इनने 15 लाख रुपये का लोन ले रखा। लोन इनने 40 लाख रुपए के तो लोन ले रखे इनने। उसके अलावा जो बिकी है वो इनने अलग बर्बाद किया पूरा सट्टे ही सट्टे में। अच्छा, एक आरोप उनको जो भी है कि गार्डन है एक दादाजी के नाम पे है, उसमें आप लोग हिस्सा नहीं दे रहे, आप अकेले चला रहे। एक बार की बात हुई थी कि एक बार आप वो गार्डन को चलाओ और एक साल बे चलाएं, आपने एक साल चला लो, इसके बाद उन्हें मांगो सो आप देवे को तैयार नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही ऐसी कोई बात थी। जिन 4 लोगों को मतलब जिन रिश्तेदारों के जिन लोगों के बीच में बैठ के बात हुई थी, इन्हीं को पहले ऑफर किया गया था कि आप गार्डन ये आप ले लो यहाँ। इनने खुद स्वयं मना किया था। इनसे ये भी कहा था उन लोगों ने कि पार्टनर बने रहो, इनने उसके लिए भी साफ इनकार कर दिया था कि हम पार्टनर भी नहीं रहे हैं, हमें तो अलग प्रॉपर्टी चाहिए। तब जाके वो गार्डन वो संपत्ति हमें मिली, तब जाके हमने वहाँ में अपने हिस्सा की ज़मीन बेच के वहाँ में पैसा लगाए, तब जाके भाई तैयार करा पाए। तो ई के एवज में उन्हें कछु मिलो? बिल्कुल मिला, उन्हें पैसा मिला प्लस में ज़मीन मिली। आज भी ज़मीन वहीं पड़ी है, आप नाप सकते उनकी ज़मीन। माने उनको हिस्सा सुरक्षित है? बिल्कुल है। फिर भी आरोप काहे लगा रहे? आरोप इसलिए लगा रहा है कि उन्हें ज़मीन बेचने की परमिशन नहीं दी जा रही। पापा हमारे स्टे लगाए हैं, उन्हें सट्टा खेलने के लिए पैसा नहीं मिल रहा। अभी प्रेजेंट में 4 महीने में 55 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है सुतोष भैया एक नॉर्मल परिवार के लिए। इनने 55 लाख रुपए अभी 4 महीने में मिटा दिए, सिर्फ और सिर्फ सट्टे में। वो उनसे हिसाब ना मांगा जाए और मतलब उन चीज़ों पे गौर ना दी जाए, इसलिए वो पिताजी पे अनर्गल आरोप, हम पे आरोप के उन चीज़ों से भटक जाएं। अच्छा, उन्होंने कल पिताजी पे भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कुछ ऐसे आरोप हैं जिनको हम ऑन कैमरा बता भी नहीं सकते। हम आपकी बात से सहमत हैं भैया। एक्चुअली कहा है कि हमने कहा कि आपसे आप स्वतंत्र देश के नागरिक हों, भारत एक स्वतंत्र देश है, तो आप आरोप लगाओ, एक छोटी सी चीज़ है, आप किसी पे भी लगा सकते, लेकिन आरोप सिद्ध करना एक महत्व रखत। जो आरोप आप लगा रहे हो उसको सिद्ध भी तो करो। अब आपने तो आरोप लगा के चले गए, सिद्ध करो, जैसे हम सिद्ध कर रहे हैं। बताओ हमें आप कौन सी बात मतलब वो है, हम बाको जवाब क्या कह रहे हैं कि उन्हीं के मिलती जुलती एक नाम को ट्रांसफर करने को प्रयास करो जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है और ऐसा प्रयास तो वो खुद कर रहे हैं स्वयं। हाँ, आज से 4-5 महीने पहले उनने हमें भी इस चीज़ में लिप्त करने के लिए खबर भेजी थी कि हमारा साथ दो, इसके जगह हम अपना नाम चढ़वाएं ले रहे, हम इसमें काबिज हो जाएं, हम भी कृष्ण कुमार यादव हैं, वो भी कृष्णा यादव है, हमारी में आ जाए आधी प्रॉपर्टी कर लें। लेकिन आशुतोष भैया हम अपने जितनी हमें मिली है हमारे दादा से, हम उतने में खुश हैं, हमें किसी की संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, ना हमें इनकी संपत्ति से है ना उस बेचारे उसकी संपत्ति से है। अगर जैसे कोई पिताजी ने गलत काम किया भी है तो आज नहीं किया कि आज आप आरोप लगाने लगे कि आज किया हो उनने, वो काम कई वर्षों पहले हुआ था उनसे। तो हम कोई व्यक्ति अगर उन पर भरोसा किए हुए हैं तो हम किसी का भरोसा नहीं वो करेंगे कि किसी की हराम की संपत्ति खा लें या किसी को कोई मतलब धोखा दे दें किसी को, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, जमीन बंटवारा तो ठीक है, इस पूरे केस में, इस पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों को जो हम सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं या कल कृष्ण कुमार को सुना था, तो एक चीज़ देखने को मिली कि आप पिताजी के पक्ष में हैं या पिताजी आपके पक्ष में हैं।
माताजी उनके पक्ष में हैं, वो माताजी के पक्ष में हैं, तो जमीन या प्रॉपर्टी के साथ साथ माता पिता में भी बंटवारा हो गया क्या? माता जी का सिर्फ इतना सा है, थोड़ा सा वो एक गलती कर दी थी उनने। 2020 में लगभग 30-40 लाख रुपए का जेवर लेके भग आई थी वो छोटे बेटे के साथ। तब से वो फिर उसी चक्कर में वो उन्हीं के संग में ही रहती हैं, उन्हीं के फेवर में रहती हैं। उस जेवर में हमारा भी हिस्सा था आधा, तो वो उनने पूरा उन्हीं को दे दिया था छोटे वाले को, इसलिए वो उन्हीं के पक्ष में रहती हैं। ये पूरा मामला है। बिल्कुल। अच्छा, केस इसका भी चल रहा है, वो जिलाधिकारी के यहाँ गए शिकायत करने, इसके बाद आपने एक एफआईआर दर्ज करा दी? उसके लिए भैया ऐसा है कि इनने 23 तारीख को सुबह 8:30 बजे हमारे गार्डन पे आके हमला किया था हम पे, अपनी पत्नी और हमारी माताजी के साथ में मिलके। मतलब अपनी माताजी को भी लाए थे वो, अपनी पत्नी को भी लाए थे, और वो आए थे स्वयं। उसकी हमारे पास वीडियो है, हमारे गार्डन में जो कैमरे लगे हुए हैं, वॉइस कैमरे हैं, उसमें उनकी ऑडियो प्लस वीडियो दोनों रिकॉर्ड है। वो हमने पुलिस को दिखाई, उसके आधार पर ही मुकदमा दर्ज हुआ। झूठा नहीं कराया। जो उनने घटना हमारे साथ कारित की है, उनने हमें गाली गलौज दी, जान से मारने की धमकी दी, हमने उसी में मुकदमा दर्ज कराया। हमने उसमें ये नहीं कहा कि इनने हमें थप्पड़ भी मारा हो। हमने 323 नहीं लगवाई कि मारपीट की लगवाई, ओनली सिर्फ उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज है जो उनने हमारे साथ घटना कृत किया है। उसी के आधार पर पूरा मामला लिखा गया है। बिल्कुल। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि दोनों भाई बैठ के आपस में सामंजस्य बैठा के कुछ बीच का रास्ता निकाल लें? भैया जब घर की बातें बाहर आई गई पूरे, मतलब हर जगह जब वो चल रहा है, तो हमें नहीं लगता कि वो बैठने योग्य है, क्योंकि एक बार प्रयास हुआ था 2000 अभी की बात है, ये 8 महीने करीब पहले की। इनने खुद लगभग हमारे अंदाज 50 आदमी बुलाए थे, हम उसकी आपको वीडियो भी दिखा दें। इनने 50 आदमी बुलाए थे, पंचायत इनने स्वयं बुलाई थी। उस पंचायत में जब सब आ गए थे तो ये खुद नहीं आए थे। अच्छा, सबको बुला के खुद नहीं आए? सबको बुला के इनने खुद बुलाई थी, और उसमें आप कहो तो अभी 10 लोगों जिनके हमारे पास नंबर होंगे प्रेजेंट में, हम उनसे आपको क्लियर भी करा देंगे। हम ऐसा नहीं है कि उनने एलिगेशन लगा के वो तो चले गए, हम क्लियर करेंगे। जो हम कह रहे हैं वो चीज़ को हम आपको स्पष्टीकरण भी देंगे, गवाही भी देंगे, सबूत भी देंगे। तो ये पूरा प्रकरण था। एक किरण कुमार के भाई और राम प्रकाश के बेटे हैं, अमित हैं, और इन दोनों के बीच को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर जो भी मसला था वो कल चला, बुंदेली वार्ता पे चला, और भी तमाम जगह चला। जिसके बाद हमें अमित मिले, अमित से भी हमने जानने का प्रयास किया कि सच्चाई क्या है, क्योंकि एक पक्ष को सुन के किसी भी निष्कर्ष पर निकालना ये ठीक नहीं होता है। हमने अमित को भी सुनने का प्रयास किया, किरण कुमार को भी सुनने का प्रयास किया। इनके साथ इनके पिताजी हैं, उनके साथ उनकी माताजी हैं। अक्सर ज़मीन के विवादों में कई बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। क्या लग रहा है, ये मामला कानूनी या सामाजिक तौर पर निपटना चाहिए, या लड़ाई झगड़ा जो आप बता रहे गार्डन में आके, या आपकी तरफ से कुछ ऐसा ना हो? मामला अगर सही होता तो वो कैसे ही निपट जाता। जब आदमी की नीयत खराब होती ना, जहाँ आशुतोष भैया, वहाँ मामले आसानी से नहीं निपटते, क्योंकि बात है नीयत की। अगर उनकी नीयत खराब ना होती तो ऐसी कोई बात है ही नहीं विवाद की कि विवाद उत्पन्न होता। उन्हें सिर्फ सट्टे की लत है, ज़मीन बेचने की परमिशन पिताजी दे नहीं रहे, उसके लिए वो सब ये अनर्गल आरोप पिताजी पे लगाना, हम पे लगाना, ये सब चीज़ें। नहीं, इसके पहले 2019 से ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ शुरू हुई, क्या उसमें भी उन्हें हिस्सेदारी दी गई? ज़मीन की रजिस्ट्री होती होगी तब तो दोनों लोगों के साइन होते होंगे। भैया रजिस्ट्री के बाद जब आपको शायद जानकारी होगी आशुतोष भैया, कि जो चेकें मिलती हैं, जो विक्रेता को चेकें मिलती हैं क्रेता द्वारा, तो वो बराबर जो 2 रजिस्ट्री कर रहे हैं तो दोनों के नाम बराबर मिलती हैं, बराबर ही पैसे दिए जाते हैं। अकाउंट में पैसे आए हैं, उनके अकाउंट में स्टेटमेंट मंगा लिया जाए, वो उससे क्लियर हो जाएगा कि उन्हें मिला कि नहीं मिला। वो एक अलग बात है कि वो क्लियर नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सट्टे में हार गए पैसा, वो जुए सट्टे में बर्बाद कर चुके, उस चीज़ को वो नहीं सामने लाएंगे। इसी वजह से पिता ने स्टे ले रखा है ज़मीन। बिल्कुल, स्टे कारण ही यही है। अगर स्टे हट जाए तो वो तो ज़्यादा ज़्यादा 4 महीने में 55 लाख मिटा दिए, तो 4 करोड़ मिटाने में, 5 करोड़ मिटाने में कहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें नहीं लगता कि सट्टे जुए में कोई लिमिट होती है हारने की। उन्हें तो कब 4 महीने में क्या 4 दिन में मिटा दें वो, इसलिए थोड़ा सा रोकने का प्रयास आप लोगों ने भाई होने के नाते प्रयास नहीं किया कि ये लत छूटे, या इसको लेकर ये थोड़ा सा? प्रयास तो काफ़ी किए गए, लेकिन होता क्या है, ये इनने हमेशा से यही किया है। क्या करते थे, ये जब भी पैसा हारें, कर्जा हो, ये घर से भग जाते थे। और इस चीज़ की पुष्टि हम नहीं करेंगे, मोहल्ले वाले भी करेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम जानकारी दिलवाएंगे मोहल्ले में कि ऐसा ये करते थे। पापा पे ज़बरदस्ती का प्रेशर बनाते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, भक्के दिखा देते थे। उससे क्या है कि देखो कोई भी हो, पिता कैसे ही हो, लेकिन बच्चे की उस तकलीफ़ में तो थोड़ा सा
वो होता ही है आदमी को, तो वो बात मान जाते थे। उसका वो हमेशा फ़ायदा उठाते रहे। 2-4 बार उन्हें ऐसा हुआ है, ये घर से भगे हैं, कभी जेवर लेके भगे, कभी पैसा लेके भगे, कभी कर्जा करके भगे, मतलब कुछ ना कुछ करके भगे हैं ये। और पर बाद में पापा से गलती मना ली और अपने पापा ने भी माफ़ कर दिया, चलो ठीक है। उसी का आज ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पिताजी पे एलिगेशन, हम पे एलिगेशन, सिर्फ और कोई बात नहीं है, पिताजी को ब्लैकमेल करना चाह रहा वो व्यक्ति कि कैसे ही करके ये स्टे हटा दें। इससे पहले उसने प्रयास किए हैं, हम आपको ऑडियो सुनवाएंगे कि किस तरीके से उनने पिताजी को बात बहलाने फुसलाने का प्रयास किया, और जब वो नहीं माने तो उनने कैसी लैंग्वेज चेंज करके बात भी की। उस चीज़ से भी कई चीज़ें क्लियर होंगी, वो हम आपको ऑडियो देंगे। 6 मिनट 19 सेकंड का ऑडियो है, वो आप सुनिएगा, और हो सके तो अगर इसमें डल जाए तो डालिएगा, उन्हें बताइएगा, उससे थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होंगी कि वो आदमी कितना बहरूपिया है, कैसे मतलब रूप बदल के बात करता है। 6 मिनट में ही सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी अगर अच्छा, वो आपके दादा ने जब ये वसीयत लिखी होगी तो कुछ तो सोच के लिखी होगी कि हमें अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है, नातियों पे भरोसा है। उन्हें क्या पता कि नाती भी ऐसा कुछ करेंगे। तो जब हम लोग तो काफ़ी मतलब नाबालिग थे, छोटे छोटे थे, तो हर आदमी यही चाहता कि हमारी जो संपत्ति है वो बर्बाद ना हो, ना हक में ना जाए, किसी गलत चीज़ में ना जाए, अच्छा उपयोग हो उसका। तो हमने तो उनके नाम को बढ़ाते हुए उनके नाम से गार्डन खोला। सिर्फ दादाजी से जो हमें संपत्ति प्राप्त हुई है, तो हमने उनके नाम को ही आदमी याद करता रहे, और हमें भी याद आता रहा कि ये संपत्ति हमें हमारे दादा के थ्रू मिली थी, इसलिए हमने उनके नाम से गार्डन खोला। उनने अपना पैसा टोटल बर्बाद किया। उस चीज़ का सिर्फ और सिर्फ आपको उनके बैंक स्टेटमेंट ही जवाब दे पाएंगे कि उनके पास कितना पैसा आया है, कितना गया है, और कितना उनने कहाँ बर्बाद किया। ये भी सब स्टेटमेंट से ही क्लियर होगा। वो अपने स्टेटमेंट दे दें, 4 लोगों में रख दें, क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से पैसा इन्हें कितना मिला है, कितना क्या है। और जो वो कल आपको बता रहे थे, रो के काफ़ी चीज़ें वो कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे हैं हमें और कुछ करने नहीं दे रहे हमें, तो इनके किसी ने हाथ नहीं पकड़े कि आप कुछ करो मत, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। सीधी बात ये है कि प्रॉपर्टी बेच के ही खाना चाहते हैं, और प्रॉपर्टी बेच के ही सट्टा खेलना चाहते हैं। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बेचो, खाओ और ऐश करो। तो ये था अमित का पूरा पक्ष। अमित ने इस पूरे प्रकरण में अपना पक्ष भी बताया कि मामला का इस पूरे मामले का एक पक्ष ये भी है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए? क्योंकि आप लोग देखते होंगे ज़मीन जायदादों के मामले में अमित खुद वकील हैं। ज़मीन जायदादों के कितने केस कोर्ट में चल रहे होंगे, कितने पेंडिंग होंगे, लोग सालों लड़ते रहते हैं, और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि केस का डिसीजन बाद में आता है, आदमी स्वर्ग पहले सिधार जाता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो ऐसा भी आता है। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे केस में? इनके दादाजी ने जो वसीयत लिखी थी, किस उम्मीद से लिखी थी? शायद एक उनका सोचना ये भी रहा होगा कि उनकी जो ज़मीन है, पैतृक पुश्तैनी ज़मीन है, उसका दोहन ना हो, उसका दुरुपयोग ना हो, वो बनी रहे। इसीलिए शायद उन्होंने अपने पुत्रों के बजाय अपने नातियों के नाम करा दी थी, और उस समय करा दी थी जब शायद ये लोग नाबालिग रहे होंगे, बालिग भी नहीं हुए। आप ही सबसे बड़े हैं पाँचों भाइयों में। जी जी जी। आगे चल के हमें अपने प्रकरण से ही ऐसा लगता है कि जो भी दादा हम मतलब हैं, जो अपने नातियों को संपत्ति देना चाहते हैं, हमारा निवेदन यही है कि अपने बेटों को ही दें, नातियों पे भी भरोसा ना करें, क्योंकि कब कौन कैसा निकल जाए कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आगे की कोई गारंटी नहीं। इसलिए भैया अपने बच्चों को दें, और वो जैसा भी करें, वो अपने बच्चों को जैसा भी जो कर रहे हैं वो उन्हें करने दें। डायरेक्ट किसी का हक ना मारें। आज हमारे पिताजी के साथ जो हो रहा है, जो तो हम देख रहे हैं, उससे बड़ा हमें मतलब वैसा लग रहा है कि हमारे दादाजी ने फिर हमारे हिसाब से जो आज हमारे छोटे भ्राताश्री हमारे साथ कर रहे हैं, तो दादाजी ने बहुत बड़ी गलती की वसीयत करके। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। अगर वसीयत कर दी, अगर आपके नाम डायरेक्ट ज़मीन आ गई, तो उस चीज़ का दुरुपयोग आप इतनी बुरी तरीके से कर रहे कि हम तो उस चीज़ में मतलब काफ़ी वो हैं। और लोगों को यही सलाह देंगे, भैया अपने नातियों को ना दें, डायरेक्ट अपने बच्चों को दें। बच्चों को जो अच्छा लगे वो अपने बच्चों को दें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भरोसा करना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। दादाजी ने जो हमारा भरोसा किया था, हमने अपने दादाजी का फ़िलहाल भरोसा कहीं से कहीं तक नहीं तोड़ा है। हमने अपने दादाजी का जो मतलब सही है उपयोग वही किया है। अब हमारे छोटे भ्राताश्री दुरुपयोग करने पे उतारू हैं, तो हम उसके लिए मतलब जितना हैं उतना रोक रहे। एलिगेशन भी झेल रहे, ये तो आपने देख ही लिया कि हमारे पिताजी पे कैसे कैसे एलिगेशन लगे, हम पे कैसे कैसे एलिगेशन लगे। और ये सब चीज़ें झेलना किस लिए पड़ रही? सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी रुक जाए, उनके बच्चों को कुछ मिल जाए। क्योंकि हमें उनकी स्पीड से मतलब ये क्लियर है कि अगर कल प्रॉपर्टी बिक गई तो साल 2 साल में ये अपना पैसा ख़त्म कर देंगे पूरा, और बाद में रोड पे आएंगे। तो आखिरकार हैं तो हमारे खून के ही, परिवार की, तो बुरा तो दर्द लगता ही भी है। होगा। बिल्कुल, दर्द क्यों नहीं होगा।
तो ये अमित थे, हम लोगों ने विस्तार से लंबी चौड़ी चर्चा की, जैसे किरण कुमार को समय दिया था, अमित को भी समय दिया, इनका भी पक्ष जानने का प्रयास किया। और इस खबर को जो इनके दादा हैं रामनाथ जो हैं, जो थे, जिन्होंने वसीयत लिखी थी, इनकी कहानी बताने का तात्पर्य यही है कि समाज में और जितने भी ऐसे घटनाक्रम हैं उनको लोग प्रयास करें, सामाजिक स्तर पे, अपने स्तर पे निपट जाएं और लोग इससे कुछ सबक लें। आज जो अमित के साथ या किरण कुमार के साथ बीत रही है वो किसी और के साथ ना हो। इस रिपोर्ट को देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।